Hello student, welcome you all in Stuti Academy once again. So let's start our journey of success. आप सबों का स्तुति एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। अब चलो हम सभी एक स्तुति फैमिली बन करके अपने सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं because you already know in every स्तुति creation a success is seen. So that's why you need to join each and every class. You don't miss the classes. Okay, be at the right time and start to continue with the Stuti family. Welcome. So today in this topic we are going to discuss about the nomenclature. नामकरण कैसे हुआ? ये जो लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, एवरीवेयर इनके अलग अलग नाम हैं, लोकल नेम इनके अलग अलग होते हैं. सो इट इज सो डिफिकल्ट to know about each and every organism. So that's why the scientists started to sort it into according to their similarity and dissimilarity. और तब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नामकरण स्टार्ट किया. जो भी ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज थी यानी समानताएं थी और डिसिमिलैरिटी थी असमानताएं थी, उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया. और तब बारी आई नोमेनक्लेचर की. जैसे हमने देखा कि हमारे जो स्टेप्स थे, फर्स्ट वन इज द कैरेक्टराइजेशन. तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स प्रॉपर्टी कैरेक्टर को सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस ऑर्गेनिज्म से, किस फैमिली से, किस फाइलम से, किस ग्रुप से रिलेट करता है. फिर उसमें उनको असेट्स किया जाता है, रखा जाता है. ओके, देन बारी आती है नोमेनक्लेचर की कि चलो अब ये न्यू स्पीसीज हमें पता तो चली अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ये इस ग्रुप में रखे जाएंगे, बट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, है ना. तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम नोमेनक्लेचर. जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट करके जब एक टैक्सा में अरेंज करते हैं, ग्रुपिंग में अरेंज करते हैं, तो हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो नोमेनक्लेचर होता है. ओके, यानी कि ऑर्गेनिज्म के नाम प्रोवाइड करना कि उनको एक यूनिवर्सल नेम से कैसे बुलाया जाए, क्या उनका यूनिवर्सल नेम हो जो कि कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं हो. जैसे आप समझ सकते हैं कि लोकल नेम अगर डिफरेंट टाइप के हो ऑर्गेनिज्म के, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा. हर जगह हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नेम हो, तो it's so difficult to study about that, and it's so difficult to maintain the huge variety of organism also. So that's why scientists need to nomenclate the organism, and this process is called the nomenclature. So what it is not possible to identify the vast number of organisms based on their common names, because common name अलग अलग हो सकते है ना. जैसे इंग्लिश में आप कैट को कैट बोलोगे, हिंदी में बिल्ली बोलोगे, संस्कृत में बिलाड़ बोलोगे, है ना. तो सेम एज ये तीन अलग अलग हो गए, वैसे ही डिफरेंट भाषा बोली जाती है हर देश में, हर क्षेत्र में, तो उनमें अलग अलग उनके नेम हो सकते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा. सो दैट्स व्हाई साइंटिफिक नेम्स आर गिवन टू देम. हमारे साइंटिस्ट ने उनको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया, उनका एक बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड किया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ, यानी राउंड द वर्ल्ड वो उसी नाम से जाने जाएंगे. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. और जो भी हमारे साइंटिफिक नेम है ये इस वास्ट वैरायटी में कभी भी एक दूसरे से मैच्ड नहीं होते, है ना. ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग होता है, हर एक की अलग एक पर्टिकुलर नेम होती है अकॉर्डिंग टू जीनस, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज. दे डिफरेंशिएटेड बाय द नेम. Description of an organism should enable the people of any part of the world to arrive at the same name. Definitely अगर universal nomenclature होगा तो चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति हो, उस ऑर्गेनिज्म को इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है और उसके बारे में जान सकता है. Such a name has not been used for any other organism. Definitely उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम होगा. सपोज दैट अगर आप प्लांट की बात करें, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, बट आपके एनसीईआरटी में जो बॉक्स गिवन है जिसमें आपके मैंगो के नेम दिए हुए हैं, जिसमें आपके व्हीट के नेम दिए हुए हैं, तो वैसे तो मैंगो हम लोग बोलेंगे, कहीं इसको जैसे हिंदी में आम बोलते हैं, बट साइंटिफिक नेम इसका क्या है, मैंजीफेरा इंडिका. एवरीवेयर द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका. सो ये इजी हुआ कि एक ही नाम हर जगह बताया जाए. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू
nomenclate the organism according to the scientific process, according to the steps. तो ये nomenclature करने के लिए, इस सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की और बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो ऑन करते हुए इनका नॉमेनक्लेचर किया गया। लगभग कम से कम 76 रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू किया जाता है। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट द 76 रूल, इट इज नॉट फिजिबल फॉर क्लास 11th also. So we will discuss what one is the most peculiar criteria for the nomenclature. हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि इसके लिए काफी important. So there is one question related with the nomenclature. Question is, dash is giving names to organism. You have 4 option. आपको इनमें से ये बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन जो है इस ब्लैंक में फिट होगा, देन सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगी। इज गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, पिक्यूलियर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कि ये किस ग्रुप से, किस टेक्सा से बिलोंग कर सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें हमारे जो भी लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म है इनको ग्रुप वाइज अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी क्लासिफाई किया जाता है। 7 स्टेप्स क्लासिफिकेशन, और यू कैन से द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन आल्सो। सो व्हाट अबाउट द क्वेश्चन, what could be the right one answer? It is the nomenclature, because nomenclature is giving names to organism. nomenclature ही वो process है जिसमें organism के name provide किए जाते हैं। तो nomenclature क्या होगा आपका right one। सो नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इस नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो ऑन किए, जिनमें मोस्ट सेलेक्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, देन वी विल डिस्क्राइब हाउ द नोमेनक्लेचर डन। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, द वर्ड ऑलरेडी सेइंग अबाउट इटसेल्फ। ये जो वर्ड है, जो हेडिंग है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये अपने बारे में खुद ब खुद बता रहा है ना। बाय दैट मीन्स टू, दो, नोमियल इट्स रिलेटेड विद द नेम, and nomenclature it provide the process to provide a particular name of any living organism. So binomial nomenclature में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नेम बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली प्रोवाइड किए गए, और यही आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। तो इसको हम थोड़ा और भी डिस्कस करते हैं। This method was introduced by Carolus Linnaeus. This is the name of the scientist Carolus Linnaeus, who is the father of biodiversity also. Okay, इन्होंने ही सबसे पहले इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया। It is a method in which every organism is given a scientific name which has 2 parts. हर ऑर्गेनिज्म के 2 साइंटिफिक नेम होंगे, यानी कि जो नेम होगा उनके 2 पार्ट होंगे। द फर्स्ट पार्ट है जेनेरिक एपिथेट, जो पहला पार्ट होगा नेम का वो उसके जीनस से रिलेटेड होगा, एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, और जो सेकंड पार्ट होगा वो उसके स्पीशीज से रिलेटेड होगा। सो फॉर एग्जांपल, Mangifera indica. It is the scientific biological name for the mango. Okay. So here is, you can see Mangifera is the another one name and indica is the another one name or word. So Mangifera is the first one. So it is related with the genus. जो genus का name है वो always first में आएगा, है ना, और जो species होती है, specific epithet होता है, वो second one name होता है। So it has 2 names, the Mangifera and indica also. It is the biological scientific name of the plant mango. Again, Homo sapiens. It is the name for human beings. Human beings के लिए Homo, it is related with the genus of that species or organism, and sapiens is related with the species. आप यहाँ देख रहे हैं, we will further discuss about it, कि जो जीनस नेम है वो कैपिटल नेम से स्टार्ट हुआ है और जो स्पीशीज नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है ना। तो ऑलवेज जब भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, जब आप राइट करोगे ये साइंटिफिक नेम, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो फर्स्ट नेम है इट बिलोंग्स टू जीनस एंड इट शुड बी रिटन
in a capital letter. First letter can be in capital, always be capital, है ना. जो first letter होगा वो कैपिटल होगा, और सेकंड जो कि स्पीसीज को रिलेट करता है, स्पीसीज व्हाट दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट को रिलेट करता है, इट स्टार्टेड विद द स्मॉलर वन लेटर. ओके, so the proposal of the binomial nomenclature given by Caspar Bohin, the name of the scientist Caspar Bohin, the term और मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, दैट मीन्स कि इन्होंने ये बात रखी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? तो उसके जीनस और उसके स्पीसीज से रिलेटेड एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो कि सबके लिए डिफरेंट हो, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो. और ये प्रपोजल जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो किसने दिया, यानी कि प्रॉपरली वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो फॉर्मेट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वो होनी कैसी चाहिए, ये प्रपोजल दिया गया कैस्पर बर्हिन के द्वारा इन द year 1623. He already mentioned this in his book. The name of the book is Pinax. Okay. Principle given by Carolus Linnaeus in 1623. Nomenclature प्रपोजल गिवन बाय कैस्पर बर्हिन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना. जब हम लोग पीवाईक्यूज में डिस्कशन करेंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. तो जनरली जो भी नोमेनक्लेचर हो या बायोडाइवर्सिटी हो, यानी कि लिविंग वर्ल्ड जो है, उसमें स्टूडेंट्स एक ही साइंटिस्ट के नेम को जानते हैं और वो है कैरोलस लिनियस, है ना. लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान रखना है. अगेन इन्होंने बहुत काम किए, और कैरोलस लिनियस ने फिलोसोफिया बोटानिका नाम की एक बुक लिखी 1751 में. इसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज से रिलेटेड मैक्सिमम सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में मेंशन किया. देन अगेन ही हैज रिटन स्पेशिया प्लांटेरम इन 1753 में उन्होंने ये बुक लिखी, और इस बुक में उन्होंने नियर अबाउट 5,900 species of botanical organism, plant organism के उन्होंने नामकरण इसमें मेंशन किया. नियर अबाउट 5,900, है ना. 5,900 स्पीसीज को इन्होंने डिटेक्ट करा अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी. उनको जीनस में, उनको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया गया, और उनका पर्टिकुलर नेम जो है, प्रॉपर नेम जो है जीनस और स्पीसीज का, जो कि एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम कहा गया, वो इन्होंने इसमें मेंशन किया. ओके, और पब्लिश किया. सेम he has written Systema Naturae, the most famous book written by the Carolus Linnaeus in 1753. और इसमें इन्होंने क्या किया कि 4,326 एनिमल स्पीशीज का नामकरण इसमें मेंशन किया बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो हम देख रहे हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोसेस जो है वो अभी तो हमें इजी लगता है कि मैंजीफेरा इंडिका लाइक दैट, बट इसके पीछे की जो मेहनत है वो आप देखो कि कितने साल लगे हमारे साइंटिस्ट को हमारे लिए ये सारा इजी करने के लिए. सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोसेस इज द वेरी एक्सेप्टेबल scientific method by which now we are able to study each and every organism very easily and comfortably also. So one question related with binomial nomenclature. The question is, naming system accepted universally is known as vernacular names, zoological nomenclature, binomial nomenclature or botanical nomenclature. तो अभी अभी हमने डिस्कस किया इट शुड बी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर. नामकरण करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज किए गए, कैसे नामकरण को कंटिन्यू किया गया, कैसे प्रोवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म के नेम को. द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड in the International Code of Botanical Nomenclature. Botanical related with the plants, botan means herbs or plants. For plant,
and in the International Code of Zoological Nomenclature for animals. Okay, biological names are generally in Latin and written in italics. प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है? तो इसके लिए एक कोड प्रोवाइड किया गया है ना, जो भी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होते हैं तो इंटरनेशनली, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट करना होता है, तो सबसे पहले इस पे साइंटिस्ट वर्कआउट करते हैं और उनको ग्रुप किया गया। यहाँ भी डिफरेंट टाइप के कोड्स बनाए गए। प्लांट के लिए अलग कोडिंग हुई, यानी इस कोड के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए प्लांट के नामकरण किए गए। सेम है, जो भी हमारे एनिमल्स थे उनके लिए अलग कोड हुआ। अगेन we have lots of code. I have just mentioned here we have near about 1 2 3 4 5 code for nomenclature, and they all carry the rules of the binomial nomenclature. Biological names are generally in Latin and written in italic. जो भी biological names होते हैं वो always Latin से derived होते हैं। आपको पहले भी पता है, हमने पहले भी सेशन में अपने डिस्कशन किया था कि why all the scientific terminology and name always taken by the Latin and Greek, because they are the dead language. There is no modification going on. इसमें कोई भी नया modification नहीं होता। जो आज से 100 साल पहले थी वही आज भी है। कोई भी इसमें ग्रामेटिकल या अदर कोई भी इस भाषा में मॉडिफिकेशन नहीं होता। सो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल लैंग्वेज है किसी भी साइंटिफिक टर्म्स के लिए। ओके, और ये ऑलवेज इटैलिक में लिखा जाता है। अगर आप इसको हैंड रिटन करना चाहते हो, या अगर आप जैसे हैंड रिटन करते हो अपने एग्जाम पेपर में करो, या अगर प्रिंटेड में गिवन है क्वेश्चन पेपर में, तो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि अगर आप हैंड रिटन करोगे तो सेम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट करोगे फर्स्ट लेटर कैपिटल से, एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल से, एंड अगेन ऑल स्मॉल। और इनको आप अंडरलाइन करोगे। जब हैंड रिटन करोगे तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको नीचे अंडरलाइन करना होता है, बट एक लाइन से नहीं। देयर शुड बी सेपरेटली 2 लाइन, है ना। यानी जो जीनस है उसको एक लाइन से अंडरलाइन करोगे, जो स्पीसीज है उसको फिर एक लाइन से अंडरलाइन करोगे। जीनस और स्पीशीज दोनों नेम के बीच, लाइंस के बीच गैप होनी चाहिए। दे बोथ आर टू डिफरेंट वर्ड। ओके, तो उनको कभी भी सेम अंडरलाइन नहीं करना होता है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। अगर आप टाइप करते हो कंप्यूटर पे तो ऑलवेज आपको वो स्लैंटिंग लाइन जो होते हैं, जो कि आपका इटैलिक होता है फॉर्म, उसमें आपको टाइप करना होता है। प्रिंटिंग करना है उसमें आपको प्रिंटिंग करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं बायोलॉजिकल नेम्स के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो जो भी ये नोमेनक्लेचर है, नामकरण जो किया गया, तो इनके अलग अलग कोड डिवाइड किए गए। सो देयर इज 5 कोड in your NCERT book. It is given only 2, the ICBN, ICZN only, but again we have the 3 more also. These 3 are important for the NEET point of view, and these 2 are also, so that's why I have mentioned here. ये मैंने सोचा कि चलो जो जितनी जानकारी हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड कराऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। So first code is ICBN, International Code for Plant. ओके, यानी इस कोड में आपको क्या है कि जितने भी प्लांट के नोमेनक्लेचर किए गए ये इस कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया, ICBN। ओके, तब बारी आती है ICZN की। प्लांट तो हो गया, उसका नामकरण कर दिया हमने ICBN के थ्रू। देन ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स थे उन सबको इस कोडिंग के अंतर्गत, इस कोडिंग के थ्रू उनका नोमेनक्लेचर किया गया। देन ICNCP, व्हाट इट इज? इट इज इंटरनेशनल कोड नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। देखो यहीं पे आपको 2 चीजें दिखाई दी, इसमें भी प्लांट है, ये भी प्लांट से रिलेटेड है, बट इसमें कहाँ है, ये किसका नोमेनक्लेचर किया गया? तो जो कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं। व्हाट इज द कल्टीवेटेड प्लांट? ऑल प्लांटी comes under the same okay group, बट कल्टीवेटेड क्या होता है? जो हम खेती करते हैं एक बड़े पैमाने पे, क्रॉपिंग करते हैं और उनकी कल्टीवेशन करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं ना। तो जब हमने हायरार्की की अभी डिस्कशन किया था तो देखा था कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, अगेन ये
स्टेप्स में डिवाइड होते गए। क्यों डिवाइड होते गए? क्योंकि सब में कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हुई। दैट्स व्हाई वी नीड टू keep it in separate group or separate taxa also. Okay na? So same as the code have IC and CP only related with the nomenclature of cultivated plant. Okay, इसमें जो cultivated plant होते हैं उनका नामकरण इसके थ्रू किया जाता है. Then ICNB, this is international code for nomenclature of bacteria. बैक्टीरिया का नामकरण इस कोड के थ्रू किया जाता है. ऑल बैक्टीरिया जो है इसके थ्रू कैरियन होते हैं. Then ICNV, international code of virus it is. Okay, ICNV, international code of virus. जो वायरस का nomenclature होता है, international code for nomenclature of virus. Somehow it's erased from this side, so you can write it in your notebook also, or you can hear carefully. इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस. वायरस का नोमेनक्लेचर होता है ICNV में. ये आपको, ये जितने कोड्स हैं 5 टाइप्स ऑफ कोड्स है, ये आपको लर्न करना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, these 3, first, second and third, these are most important for eukaryotic organism. जितने भी यूकैरियोटिक होंगे, आपको पता है कि प्लांट में भी प्रोकैरियोटिक अवेलेबल है और एनिमल में भी हैं. तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कोड, दैट ICBN, ICZN एंड ICNCP, ये इनमें इंपॉर्टेंट होते हैं. यानी यूकैरियोट्स का जो नोमेनक्लेचर होता है ये इनके अकॉर्डिंग होता है ना. ओके, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. हमने सब देख लिया, प्लांट का नोमेनक्लेचर कर दिया. वायरस जो कि ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, कनेक्टिंग लिंक है, उसके लिए भी एक कोड अवेलेबल है ना. प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, यूकैरियोट समझ गए हम लोग. अब आप हमें ये बताओ कि जो एल्गी होता है, एल्गी को किसके अंदर रखोगे, किस कोड में आएगा एल्गी? एल्गी को किस कोड में आप रखना चाहोगे? किससे सिमिलर है वो? किसका नामकरण होना चाहिए? किस कोड के थ्रू उसका नामकरण होना चाहिए? कुछ सोचो, जरा सोचो, थोड़ी मेहनत करो, है ना. हमारे साथ आप भी थोड़ी मेहनत करो. सो मैं आपको बताती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन भी है ना. हम लोग PYQs में इसकी चर्चा डिस्कशन करेंगे कि जो एल्गी है वो ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर आता है. Always remember, it is very important. ICBN, it's also for algae, है ना. So this all about the principle of nomenclature. This is the same thing what we have discussed just earlier. Okay, it is all about the binomial nomenclature. ये यही बताया जा रहा है यहाँ पे. They are sterilized. It means derived from Latin irrespective of their origin. वो कहाँ का एनिमल है, किस जगह का है, किस देश का है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है. उसका जो नोमेनक्लेचर है वो लैटिन में ही होगा, because Latin is the dead language. The first word in a biological name represents the genus. First name genus को represent करेगा, like that Homo, it represents the genus, while the second component denote the specific or epithet species name. Second, like that Homo sapiens, Homo is the first one, it relates with the genus, and sapiens is the species. तो फर्स्ट जो होगा चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो आपका जीनस से रिलेटेड होगा, और सेकेंड वन जो है वो आपकी स्पीशीज से रिलेटेड होगा. बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. जब आप हाथ से लिखोगे उसको, पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. एंड प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. और हम इटैलिक में उसे प्रिंट करते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन से. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस start with the capital letter, while the specific epithet, that is the species, starts with a small letter. We have already discussed all about this. So आपको ये जो points है वो बहुत ही important है, इसको बार बार याद रखो. आप ये नहीं समझो कि बहुत easy है, हमेशा easy चीजों में ही आप गलती करके आते हो, है ना. तो इनको ध्यान रखना है. एक तो ये जो अंडरलाइन करना होता है ना, बच्चे बार बार ये पढ़ते हैं बट फिर भी वो सेपरेट अंडरलाइन नहीं करते. मैंने खुद देखा है, सेपरेट अंडरलाइन नहीं करते, वो एक साथ ही अंडरलाइन कर देते. नहीं,
इवन क्वेश्चंस भी होते हैं, साइंटिफिक नेम गिवन होगा, सारे नेम सेम होंगे, बट जो अंडरलाइन का प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि यू विल always underline the genus and the species name separately. Okay, so we have one question related with this. Which of the following is incorrect with the reference to binomial nomenclature? Binomial nomenclature के बारे में अब हम लोग जान चुके हैं, तो now we are able to select the right one answer. So let's discuss what the option is. हमें इसमें से right one नहीं, हमें इसमें से incorrect यानी जो गलत option है उसको select करना है, उसको choose करना है. Okay, first is the biological names are generally in Latin. Definitely it's true. The first word in a biological name represents the genus. The first word represents the genus. Biological names are printed in italic, definitely because it is italic in origin. The first word of the genus starts with a small letter. Okay, fourth one option is saying, ये बता रहा है कि जो first word होगा genus का वो आपका small letter से होगा. तो क्या ये सही है? No, this is the wrong answer. So that's why according to this question we need to select the fourth one option. Okay, because इस question में आपको incorrect को binomial nomenclature के लिए क्या incorrect sentence है उसको आपको select करने के लिए कहता है. तो fourth one is the right answer for this question. Now let's discuss about the trinomial nomenclature. Okay, what is trinomial nomenclature? Same as binomial nomenclature is for scientific representation or nomenclature of the organism, same as the trinomial nomenclature is. But the word saying itself trinomial, tri that means three. Binomial में आपने देखा कि दो, एक genus और एक species name होता था. But in case of trinomial nomenclature, that's why the name is trinomial nomenclature, because we are using three types of name here. The first one genus name, another one species name, and the third one would be the subspecies name. Trinomial nomenclature में क्या होता है कि एक तो genus name होगा, जो सेकंड है वो स्पीशीज नेम होगा, जैसे आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता था. एक्स्ट्रा इसमें क्या है, तो सब स्पीशीज नेम भी यहाँ ऐड हो जाते हैं. समटाइम सब स्पीशीज के नेम जो होंगे वो सेम एज द स्पीशीज भी होता है, और समटाइम्स जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज तीनों के ही नेम सेम होते हैं. ओके, जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला. 3 times we are saying here gorilla, gorilla, gorilla. Okay, it is genus also, it is species also and subspecies also. So अगर हम trinomial nomenclature में example ले plant का, तो Brassica oleracea capitata. 3 name is here. यहाँ 3 name given है. Brassica जो कि genus name है, और आप देख सकते हैं जो rule है कि genus का जो first letter है always should be in capital letter. तो ये capital letter में भी लिखा हुआ है Brassica का. oleracea तो ये स्पीशीज नेम है, और रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर द स्पीशीज नेम ऑफ फर्स्ट लेटर शुड बी इन स्मॉल, यानी जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में रिटन होना चाहिए. तो स्मॉल लेटर इट इज, एंड देन कैपिटेटा, दिस इज द सब स्पीशीज, एंड द कॉमन नेम इज कैबेज. दिस इज द साइंटिफिक नेम, but it has 3 epithet, so that's why it is called the trinomial nomenclature. इसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज हैं, जो नेम है, बायोलॉजिकल नेम होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं. सेम एज ब्रासिका ओलिरेसिया बोटराइटिस. ओके, यहाँ आप देखो ब्रासिया ओलिरेसिया दोनों सेम है, बट जो सब स्पीशीज हैं वो डिफरेंट है, दैट इज द बोटराइटिस एंड कैपिटेटा. तो एक कैबिज क्या है, कैपिटेटा, एंड बोटराइटिस बिलोंग्स फ्रॉम द कॉलीफ्लावर. चलो अब एक डिस्कशन करके हम लोग देखते हैं यहाँ कि क्या डिफरेंस है, व्हाई दे नीड टू सेपरेट 2 डिफरेंट सब स्पीशीज. ओके, तो आप कैबेज को देखो, कैबेज की मॉर्फोलॉजी याद करो. कैबेज जो कि हम खाते हैं हमारा वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर भी हमारा वेजिटेबल है. तो आप देखो जो कैबेज की जो लीफ होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉलीफ्लावर में फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. हम उसका फ्लावर यूज करते हैं और कैबेज में लीफ होता है. तो डेफिनेटली है तो ये दोनों ही सेम
स्पीशीज, सेम फैमिली से, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, बट सम डिफरेंशिएशन है इनमें, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में सम डिफरेंशिएशन है जो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं देख करके कि हाँ ये कैबिज है और ये कॉलीफ्लावर है। ओके, दोनों की जो लीफ की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। एक में जो है वो फ्लावर होता है जो इडिबल पार्ट होता है, और एक में जो है वो लीफ होता है, कंटिन्यूस कंबाइंड होता है, परत दर परत लगी होती है, जो कि आपका कैबेज होता है। तो आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, आप देखो कि जैसे हमने हायरार्की में देखा था, क्लासिफिकेशन हायरार्की में देखा था कि अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअस सेपरेटिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स और टेक्सा। सेम एज, देखिए स्पीशीज सेम है बट मॉर्फोलॉजिकल फीचर डिफरेंट है, डिसिमिलर है बिल्कुल, सो दैट्स व्हाई दे नीड वन मोर टैक्सा और ग्रुपिंग, दैट इज द सब स्पीशीज। तो इस वजह से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमें जरूरत हुई। इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल, अगर एनिमल की बात करें, लाइक दैट Corvus splendens splendens, it is the biological or scientific name of the Indian crow. Indian crow normally आप इसे कौवा बोलते हैं, है ना, और काग बोलते हैं। अब देखो, अगर डिफरेंट हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, या इसका कोई पर्टिकुलर स्टडी में या अदर चीजों में यूज करना हो, तो इट इज सो कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू नॉमिनक्लेट देम बाय द साइंटिफिक steps, by the nomenclature process. That's why we are providing the nomenclature of that organism. तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया एक्चुअली, कि अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी वो उन्होंने उनका नामकरण भी किया। जो सेम स्पीशीज के रहे उनको एक स्पीशीज नेम दिया। स्पीशीज में भी अगर डिफरेंशिएशन है तो उसमें एक सब स्पीशीज डिवाइड कर दिया गया। ओके, सेम एज Panthera tigris tigris. It is the biological or scientific name of the Bengal tiger, है ना। तो Panthera जो कि जीनस नेम हो गया, Tigris this is the species name, and the Tigris again it's repeated, it's showing the subspecies name. ये subspecies name है। आप जब बंगाल टाइगर में भी देखोगे तो some are white in color, some like the zebra strips white and black, and some like the yellowish and brown patches strips on their body. अगर आप जू जाते हो तो आप ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन इजिली डिटेक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्पीशीज एंड सब स्पीशीज हैव सेम नेम कॉल्ड एज ऑटोनिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्पीशीज एंड सब स्पीशीज का नेम सेम होगा, जैसे आप इन ऊपर के एग्जांपल में देखो, ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा, ब्रासिया ओलिरेसिया वाटराइटिस। ओके, तो इनमें आप देखो कि स्पीशीज और सब स्पीशीज दोनों के नेम डिफरेंट है ना, इन केस ऑफ कैबेज और इन केस ऑफ कॉलीफ्लावर। ओके, इन दोनों के नेम डिफरेंट है, बट अगर आप एनिमल ग्रुप में देखो, कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, या स्पीशीज भी स्प्लेंडेंस कहा जा रहा है और सब स्पीशीज सेम है, स्प्लेंडेंस कहा जा रहा है। Panthera tigris tigris, same as tigris is the species and again the tigris denotes the subspecies. तो इसमें आप देखो कि जो स्पीशीज और सब स्पीशीज नेम है वो दोनों ही सेम है ना। तो इस तरह की कहीं भी जो नोमेनक्लेचर अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनम। प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल में भी। ओके, इट इज कॉल्ड द autonym. Remember this term, autonym. What is the autonym? When the name of the species and subspecies same, जिसमें भी चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, स्पीशीज का नेम और सब स्पीशीज का नेम सेम होगा, so it is called as autonym. Like ratus, ratus, it is the name of the rat, everywhere it is present. Okay, gorilla, gorilla, same, the genus and species name is same here. If genus and species name same, then it is called as tautonym. Then it is called as tautonym. Okay, wherever the genus and name of species is same, then it is a word tautonym, which represents the tautonym. Again, Panthera tigris, Panthera leo, Panthera pardus.
यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, ऑल इन दीज 3 different type of organism, the genus is the same. That means they all belongs from the same family, same genus. Okay, but if we, अगर आप देखो species को, तो one name is tigris, one name is leo and one name is pardus. They three have the different species name. So अगर इस तरह की कहीं भी nomenclature आप देखते हो, तो that is called the polytypic genus, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉली, दैट मीन्स मोर देन वन, डिफरेंट टाइप के, एक ही जीनस में डिफरेंट टाइप के स्पीशीज अवेलेबल हैं ऑर्गेनिज्म के, दैट इज कॉल्ड द पॉलीटाइपिक जीनस. इफ वन जीन्स if one genus with one species, then it is called as monotypic. अगर स्पीशीज एक, जीनस एक होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोटाइपिक कहेंगे. So this is all about the trinomial nomenclature. Also we have lots of example according to it. So let's discuss about the species. What species is? Species क्या होता है? It is the unit of your taxonomical hierarchy. सबसे smallest unit है आपके taxonomical hierarchy. Okay, taxonomical that means जो similarity and dissimilarity के according हम animals को, living organism को एक same group में डालते हैं, सेम ग्रुप में काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, दैट इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. एंड द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट वन और यूनिट ऑफ दिस taxonomical hierarchy. What it is actually? It is a natural population of individuals or group of population which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters also. Okay, what do you mean about the morphological? Morphological का मतलब क्या हुआ? यानी species वैसे organism को हम कह सकते हैं जिनकी morphological structure यानी body की shape और size, अगर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, सो मेनी ऑर्गेनिज्म की शेप एंड साइज सेम है, तो हम उनको सेम स्पीसीज में काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही सिमिलैरिटी हमें नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं या नहीं. उन्हें इंटरब्रीड करना होता है, और अगर वो इंटरब्रीड करते हैं तो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हो रही है वो फर्टाइल है या नहीं, यानी कि फर्दर वो अपने जनरेशन को कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती. अगर वो फर्दर कंटिन्यू अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अनदर F2 जनरेशन आल्सो or their own offspring also, then it can considered only the same species. चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. जैसे आप देखो डॉगी और कैट, है ना, या सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कि हॉर्स एंड डंकी, है ना. हॉर्स, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी के बीच जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है तो म्यूल प्रोड्यूस होता है. ओके, म्यूल प्रोड्यूस हुआ. अगर आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखो तो डंकी और हॉर्स में सिमिलैरिटी ज्यादा है ना. सिर्फ हाइट की ही लिटिल मच डिफरेंसेस होती हैं, अदरवाइज उनमें सेम सिमिलैरिटी होती है. और वो इंटरब्रीड भी कर रहे हैं, तो हम उन्हें स्पीशीज कह सकते हैं, सेम स्पीशीज कह सकते हैं. बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है कि जो म्यूल होता है, जो कि क्रॉस ब्रीड ऑफ हॉर्स एंड डंकी से रिप्रोड्यूस हुआ है, उसमें वो एबिलिटी नहीं होती कि फर्दर वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, यानी कि म्यूल जो है रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल होता है. सो डेफिनेटली इट कांट बी कंसीडर्ड इन सेम स्पीशीज, यानी हॉर्स और डंकी को आप सेम स्पीशीज में नहीं काउंट कर सकते. सेम एज वन मोर एग्जांपल, जैसे लॉयन और टाइगर, दोनों की आप देखो हैबिट, हैबिटेट, ब्रीडिंग, सब में सिमिलैरिटी है ना. लॉयन भी देखो आप कार्निवोरस होता है, कितना डेंजरस होता है. बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, कितना हेल्दी एंड मस्कुलर होता है, काफी तेज रन कर सकता है. उनकी बॉडी पर भी स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, है ना, टेल होती है, 4 फुटेड होते हैं, ये सारी चीजें. अगर लॉयन को भी देखो तो वो भी किंग ऑफ द जंगल है, उसकी भी मस्कुलर फीचर्स जो होती है वो सिमिलर होती है, 4 फुटेड होता है, टेल होता है. उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स भी सेम होती है. लेकिन जब आप टाइगर और लॉयन की ब्रीड इंटरब्रीड कराते हो तो यू गेट द टाइगॉन, है ना. जब लॉयन और टाइगर ने इंटरब्रीड किया तो डेफिनेटली दे आर
इंटरब्रीडिंग टुगेदर, तो हम इनको स्पीशीज में काउंट कर सकते हैं? नहीं, हमें एक स्टेप और देखना है कि इनकी जो प्रोजेनी है, जो टाइगोन है, क्या वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है? नहीं, यहाँ पर भी वो इनफर्टाइल होता है रिप्रोडक्टिवली. सो यू कांट कंसीडर लॉयन एंड टाइगर इन सेम फैमिली, ओके, सॉरी, इन सेम स्पीशीज. सो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी बॉडी की शेप और साइज एक जैसी हो, उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स भी एक जैसी हो, उनकी फीडिंग, उनकी हैबिटेट भी एक जैसी हो, वो इंटरब्रीड भी कर सके. साथ ही साथ आफ्टर इंटरब्रीडिंग उनकी जो F1 जनरेशन होती है वो कैपेबल हो F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करने में, यानी कि सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिवली वो कैपेबल होने चाहिए अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए. देन एंड देन ओनली यू कैन कंसीडर all these organisms into same species. So let's consider some example. The Solanum tuberosum, the common name of this living organism or living thing is potato, है ना. Solanum tuberosum जो है वो पोटैटो का biological name है. Canis familiaris, it is the biological name of dog. Panthera leo, it is the biological name of lion. Okay, or scientific name you can say. In all these three names, tuberosum, familiaris and leo, they all represents the species. जब हमने हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ा था क्लासिफिकेशन की, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम हम राइट करते हैं तो ऑलवेज जो फर्स्ट नेम होगा वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड वन है वो आपकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है ना. तो इसमें भी आप देखो, जो कैनिस फैमिलियरिस, तो फर्स्ट वन रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और जो सेकेंड है जो स्मॉल लेटर से रिटन है वो होगा फैमिलियरिस और ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. सेम एज पैंथेरा एंड लियो, द लियो इज द सेकेंड वन एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लेटर, ये भी आपके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है ना. सेम आप देखो कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है, जो भी है सेम स्पीसीज के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें मिनिमम 65% सिमिलैरिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम तो जितना भी हो 100% में सिमिलर हो सकते हैं, है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी के साथ साथ इंटरब्रीडिंग की जो आपकी जो प्रोसेस है उसकी प्रोजेनी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कैपेबल होनी चाहिए. देन यू कैन कंसीडर दीज ऑर्गेनिज्म इन द सेम स्पीशीज. हियर सोलैनम, कैनिस एंड पैंथेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस. आपको पता है कि जो फर्स्ट वन होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जीनस जो है वो डेफिनेटली थोड़ा डिस्टेंट रखता है, यानी इनमें थोड़ी सी लार्जर अमाउंट ऑफ डिसिमिलैरिटी एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी होती है. So further we will discuss in our next slide also what is the genus. For this we have the explanation of the species. आप species को कैसे explain कर सकते हैं? तो Ernest Mayr is a name of scientist. ये एक scientist का name है Ernest Mayr. इसको आप लोग remember करना, underline करना. He gave most accepted biological concept related with the species. इन्होंने सबसे acceptable concept जो है, description जो है वो species की बताई. वो क्या है? Which defines species as a group of potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such group, है ना. यानी species क्या है? तो वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनमें इंटरब्रीड करने की पोटेंशियल हो, जिससे कि वो अपने पॉपुलेशन को भी इंक्रीज कर सके, है ना, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो दूसरे अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जैसे अभी एग्जांपल में आपने हॉर्स और म्यूल का देखा. सेम एज अगर लॉयन और टाइगर की भी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो डेफिनेटली इनकी जीनस सेम है बट इनकी स्पीशीज डिफरेंट है ना. मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी आप देखोगे तो सेम है बट इनके बीच जब इंटरब्रीड होता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो टाइगॉन होगा ऑफस्प्रिंग, वो अपने फर्दर नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे
कि स्पीशीज क्या है, तो स्पीशीज यूनिट है आपके टेक्सॉन की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टेक्सॉन की, जिनमें सिमिलैरिटी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इसको भी देखना है, साथ साथ इंटरब्रीडिंग हैबिट्स को भी देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरब्रीडिंग होती है ऑर्गेनिज्म के बीच, तो जो ऑफस्प्रिंग हो, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो, वो भी फर्टाइल होना चाहिए, है ना। So it is a group of closely related organism capable of interbreeding to produce fertile offspring. It is the lowest category, है ना, यानी सबसे smallest, ये जो आपकी है टेक्सॉन की, टेक्सा की सबसे smallest unit है ना। Similarity के according 65 to 85% अगर similarity होती है with interbreeding habits also to produce the capable progeny for next generation, okay, fertile it should be, तभी जाकर के आप ऑर्गेनिज्म को सेम स्पीशीज में कंसीडर कर सकते हैं। So this is now the genus, okay. What is genus? Genus comprises a group of related species which has more characters is common in comparison to the species of other genera, है ना। वैसे species जिनमें characteristic features को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो उनमें सिमिलैरिटी होती है, कुछ सिमिलैरिटी होती है, तो उन ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम सेम जीनस में पुट करते हैं, सेम जीनस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी क्लोजली रिलेटेड जो भी स्पीशीज हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, अगर वो आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं, सो दे कैन पुट इन अ particular genus or genera. For example, potato and brinjal, they all are two different species, and what is the similarity between them? They all belongs from the vegetable groups, but both belongs to the genus Solanum only. Both have the same genus, because similarity अगर हम देखें तो potato और brinjal में same होगी. So that's why due to some similarity the group of species comes under सेम जीनस। अगर आप लॉयन की बात करें तो द साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम ऑफ द लॉयन इज पैंथेरा लियो, सेम एज अगर आप लियोपार्ड की बात करें तो द साइंटिफिक नेम ऑफ द लियोपार्ड इज पैंथेरा पार्डस। अगर आप टाइगर की बात करें तो साइंटिफिक नेम ऑफ द टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस। ऑलवेज आप देखो कि पैंथेरा पैंथेरा ये जो वर्ड है, टर्म है, वो रिपीटेड है इन ऑल दीज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। तो आप क्या देख रहे हो कि जीनस इनकी सेम है। क्यों इनकी जीनस सेम है? क्योंकि डेफिनेटली जो लियोपार्ड है, जो पार्डस है, टिग्रिस है, लॉयन है, टाइगर है, इन सब में सिमिलैरिटी होती है। दे ऑल आर द वाइल्ड एनिमल्स, दे ऑल हैव द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर सेम, they all have the same breeding habits also, they all are carnivorous also, okay। तो जो इनकी सिमिलैरिटीज है, स्पीशीज तो ये डिफरेंट है बट इनमें सिमिलैरिटी मोर है ना। तो इन ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम एक सिंगल जीनस में काउंट करेंगे और कंसीडर करेंगे और असाइन करेंगे। सो आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस की तरफ बढ़ते हैं, स्पीशीज में सिमिलैरिटी ज्यादा थी, अब आप जीनस की तरफ जब जाओगे तो सिमिलैरिटी थोड़ी कम हो गई, डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होते जा रही है ना। अगर स्पीशीज में 65 to 85% और 100% की सिमिलैरिटी थी, वही जीनस में ये डिक्रीज होकर के अगेन 45 से 50 के रेंज में आता है ना। यानी सिमिलैरिटी जो है वो इसी रेंज के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी ऑलवेज। बट क्या है कि कुछ सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी कम है। So that's why these all group of small groups of different type of species put together into same genus, है ना। तो genus में हम क्या करते हैं? grouping करते हैं species की according to their different similarities, okay। The next category is family. Family, what is family? Family has a group of related genera with still less number of similarity as compared to the genus and species, है ना। जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करते हैं तो सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं और डिसिमिलैरिटी
रैंडमली इंक्रीज होने लगती हैं। ओके, तो फैमिलीज क्या है? फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज। अगर आप प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट स्पीशीज की बात करें, तो हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट जेनेरा ऑफ प्लांट स्पीशीज की कि उनमें वेजिटेटिव यानी कि मॉर्फोलॉजिकल आउटर शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग क्या सिमिलैरिटी है, उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो है वो सिमिलर है या नहीं। मैं चाहूंगी यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को। वेजिटेटिव इट्स रिलेट विद द लीफ, स्टेम, फ्लावर, लाइक दैट स्ट्रक्चर, जो कि मॉर्फोलॉजी होती है प्लांट की। अगर आप किसी भी प्लांट को, दो प्लांट को देखते हैं, उनके लीफ अगर सिमिलर है, उनकी जो फ्लावर है वो सिमिलर है, उनकी हाइट अगर सिमिलर है, तो दे डेफिनेटली कंसीडर्ड इन द सेम फैमिली और सेम जेनेरा ऑल्सो। एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होती है? तो आपको पता है कि प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है वो फ्लावर होता है। अगर कोई फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन, स्टेमन एंड स्टिग्मा, कार्पेल एक साथ अवेलेबल है तो वो मोनोशियस होगा। अगर डिफरेंट फ्लावर में अवेलेबल है तो वो डायोसियस होगा। तो इनके बेसिस पर भी हम इनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को काउंट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी all the different type of genera put together into same family. ओके, जैसे आपने देखा कि जब हम स्पीशीज की ग्रुपिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, एनिमल की साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी कितनी है, उनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट कैसी है। अगर रिप्रोडक्टिव हैबिट सही ठीक है, इंटरब्रीड कर पाते हैं, तो उनकी प्रोजेनी जो है वो सेक्सुअली कैपेबल है या नहीं फर्दर इंटरब्रीड करने के लिए। ठीक है, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज में अगर सिमिलैरिटी थी तो हमने उनको एक जीनस के अंदर पुट किया। अगर सेम टाइप ऑफ जीनस में सिमिलैरिटी है, डेफिनेटली डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होती जाएंगी। बट अगर दे हैव फ्यू और सम सिमिलैरिटी, सो दे विल पुट टुगेदर इनटू द सेम फैमिली। ओके, लाइक दैट वी हैव वन एग्जांपल ऑफ plant, the Solanum, Tunia and Datura. And these all different genera, they all are the different genera of the plant. They all comes in same family and the name of that family is Solanaceae. Okay, तो कैसे हमने इसको Solanaceae में पुट किया? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी, वेजिटेटिव पार्ट्स जो थे इन प्लांट्स के वो सिमिलर थे, है ना। इनकी जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स थी वो भी सिमिलर थे। सो दैट्स वाई, इस वजह से इनको सेम फैमिली में असाइन किया गया, इनकी को रिलेटेड कैरेक्टर की वजह से। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल ऑल्सो, अगर प्लांट की तरह हम एनिमल की बात करें तो अमॉन्ग एनिमल्स द जीनस लाइक दैट फेलिस ऑफ कैट, है ना, कैट की जो जीनस होती है वो फेलिस होती है। एंड द जीनस पैंथेरा, इसमें इंक्लूडिंग लॉयन, टाइगर, स्नो लियोपार्ड जितने भी होंगे, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, okay, Panthera pardus are placed under a common family, that is the Felidae. देखो आप, कैट की जीनस जो है वो अलग है, जो पैंथेरा फैमिली है आपकी, इसकी जो जीनस है वो अलग है। बट इन सब को, कैट को भी, आपके टाइगर को भी, लॉयन को भी, पैंथर को भी, इन सबको एक कॉमन फैमिली में रखा गया है एंड द नेम ऑफ दैट फैमिली इज फेलिडी। और नॉर्मली हम इसे कैट फैमिली के नेम से भी बुलाते हैं, जैसे जनरली बोलते हैं ना बिल्ली मासी। तो ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये सेम फैमिली के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनको सेम फैमिली में क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो एक दूसरे से सिमिलर थे, ज्यादा मिलते जुलते थे, है ना। अगर इनकी हैबिट्स, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्टिव हैबिट की भी बात करें तो वो भी सेम थे। दे ऑल आर कार्निवोरस, दे ऑल हैव द स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, ओके, दे ऑल हैव द स्मॉल आईज, ओके। तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हुए जिनके अकॉर्डिंग इनमें सिमिलैरिटी को देखते हुए इनको सेम फैमिली के अंदर रखा गया। तो ये सिमिलैरिटी आपने प्लांट में भी देखा और एनिमल में भी। सो व्हाई दे ऑल आर असाइनिंग इन द सेम फैमिली? ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ morphological character as well as the reproductive habits also. At the same time, if we observe the feature of the cat and dog,
है ना। देखो डॉग भी कार्निवरस होता है, कैट भी कार्निवरस है, बट इनको सेम फैमिली में नहीं रखते। वी विल फाइंड दैट दे बोथ आर क्वाइट डिस्टिंक्ट। इनमें सिमिलैरिटी डेफिनेटली है, बट डिसिमिलैरिटी ज्यादा है ना। सो दे आर केप्ट इन सेपरेट फैमिलीज, दैट इज द फेलिडी फॉर कैट एंड कैनिडी फॉर द डॉग। डॉग में भी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप के जीनस हैं, सो दे ऑल कम्स अंडर डिफरेंट फैमिली। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ग्रुप ऑफ जीनस को, ग्रुप ऑफ जेनेरा को एक साथ पुट टुगेदर करते हैं इन एनी फैमिली, एंड हाउ बेसिक ऑलवेज सेम है। जो आपके रूल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं आपके किसी भी स्टेप वाइज असाइनमेंट में, उसमें यही है कि सिमिलैरिटी को देखना है और डिसिमिलैरिटी को भी देखना है ना। अगर सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली वो नीचे जीनस स्पीशीज तक आते जाएगा, डिसिमिलैरिटी बढ़ेगी तो फिर वो हम अपवर्ड मूवमेंट करते जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की में। ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ओके, यानी ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले ग्रुप ऑफ फैमिलीज को प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली फैलिडी ऑफ कैट्स। कैट फैमिली के आप ऑर्गेनिज्म को रिमेंबर करो, एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में। कैट फैमिली के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लॉयन हो, चाहे वो पैंथीरा हो, चाहे वो टाइगर हो या कैट हो। एंड फैमिली कैनिडी ऑफ डॉग्स, डॉग को आप असेंबल करो, आर असाइन टू द सेम ऑर्डर, दैट इज द कार्निवोरा। ये दोनों ही डिफरेंट फैमिली के ऑर्गेनिज्म है, बट इनको एक सिंगल ऑर्डर में प्लेस किया जाता है, एंड दैट ऑर्डर इज द कार्निवोरा। तो इनको क्यों आखिर प्लेस किया गया? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं इनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, तो वी फाइंड दैट, तब हम देखते हैं कि दे ऑल हैव द कनाइन, शार्प कनाइन। इन सभी ऑर्गेनिज्म के, इन सभी एनिमल्स के जो कैनाइन टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, बिकॉज दे ऑल आर द कार्निवोरस। डेफिनेटली इनमें डिसिमिलैरिटी ज्यादा है ना, बट दिस वन इज द सिमिलैरिटी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलैरिटी all these group of families can assign into same order. So order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टर जो होंगे वो कम होंगे, फ्यू होंगे, एंड डिसिमिलरिटी बढ़ते जाएगी। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करेंगे हायर ऑर्डर ऑफ हायरार्की की तरफ, तो हमारी सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी और डिसिमिलरिटी, सॉरी, हमारी डिसिमिलरिटी इंक्रीज होगी और सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी। The similar character are less in number as compared to different genera included in a family. जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो लेस होगा क्योंकि दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट जेनेरा आल्सो, बट इफ दे हैव सम similar character they can be put together in a same order, like that we have just discussed about the family of Falidae and the family of Canidae. Okay, डिफरेंट प्लांट फैमिलीज। अगर हम प्लांट की बात करें, हमने एनिमल में देखा कि कैट फैमिली और डॉग फैमिली में क्या सिमिलैरिटी है और क्यों इनको एक ऑर्डर में रखा गया, दैट इज द कार्निवोरा। लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट फैमिली। अगर हम प्लांट फैमिलीज की बात करें, लाइक कॉन्वोल्युएसी, सोलेनेसी, they both are the different family. They both have the different characteristic vegetative and reproductive features also are included in the order Polymoniales, but इनको एक ही order में place किया गया, and the name of that order is Polymoniales, along with 3 other related families. इनसे जो relate कर रही थी other families, उनको भी same Polymoniales ऑर्डर में ही असाइन किया गया, प्लेस किया गया। तो हम कैसे करेंगे? या तो हम उनके वेजिटेटिव सिमिलैरिटी को देखेंगे या उनके रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी को नोटिस करेंगे। इफ anyone is similar, then we can put together they in a same order. So the common feature of all different families placed in a single order, that is polymonials, जैसे कॉन्वोल्वुलेसी है, सोलेनेसी है, अदर भी जो भी फैमिलीज हैं प्लांट के, उनको सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया। तो आखिर वो किस बेसिस पर रखा गया? इट्स सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स फाउंड इन देम। उनको इसलिए रखा गया कि उनकी जो फ्लोरल कैरेक्टर थी, उनकी जो इनफ्लोरेसेंस थी, ओके, जो वोल्स का
स्ट्रक्चर था फ्लावर की वो उन सब में सेम पाया गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द features morphology of the flower, they all put together into a single order, that is the polymony is. The next category is the class. This category includes related orders. Okay, यानी similar order वाले सभी living organism को same class में एक class के अंदर assign किया जाता है. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia. Okay, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog also. अब आप देखो कि क्लास मैमेलिया में डॉग को भी रखते हैं, कैट को भी रखते हैं, टाइगर को भी रखते हैं, लॉयन को भी रखते हैं. ओके, गिब्बन, गोरिल्ला, मंकी, चिंपैंजी इन सबको क्लास मैमेलिया के अंदर प्लेस किया गया है. ओके, तो व्हाई आखिर क्लास मैमेलिया में ह्यूमन को भी प्लेस किया गया है? क्या सिमिलैरिटी है? क्या हम टाइगर की तरह दिखते हैं? ओके, क्या हमारी ब्रीडिंग हैबिट्स अदर लॉयन की तरह है, डॉग की तरह है? नो, but definitely there should be few similarities. Definitely in all these different type of orders lots of dissimilarity there, but कुछ ना कुछ similarity तो होगी, भले ही dissimilarity असमानताएं ज्यादा है. Okay, so why all these organism placed into the class Mammalia only? Because अब आप देखो mammals के कुछ characteristic features होते हैं, है ना? All mammals bear the mammary glands. All the mammal female able to produce the milk. Okay, सेम एज अगर आप डॉग को देखो, लॉयन को देखो, कैट को देखो, है ना, सब में मैमरी ग्लैंड अवेलेबल होता है. सो दिस इज द वन सिमिलैरिटी. अगेन वी ऑल हैव द हेयर ऑन आवर बॉडी सरफेस. ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कार्निवोरा हो, चाहे वो प्राइमेटा हो, किसी भी ऑर्डर के इन ऑर्डर्स के, तो इनमें हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो हेयर से कवर्ड होती है ना. और आप ये भी देख सकते हो रिप्रोडक्टिंग हैबिट्स के थ्रू भी आप कंपेयर करके देख लो. ऑल दैट ऑर्गेनिज्म विच कम्स अंडर द ऑर्डर Primata, which comes under the order Carnivora, they all are able to reproduce as viviparous organism. Okay, यानी इस ऑर्डर के सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक एग ले नहीं करते, वो सीधे बेबी बर्थ करते हैं. सो ये similarities हैं. So definitely by this similarity all these organism placed into same class, that is the Mammalia. क्योंकि देखा आपने कि few similarities है, definitely they all looks just different from each other. सभी एक दूसरे से बिल्कुल morphological similarity ऐसे identified नहीं हो सकती. But अगर आप बेसिक देखो कि मैमल के क्या characteristic features हैं, तो they all bear these characteristic feature. So that's why due to these similarity they all comes under the class Mammalia. Okay. Next is the phylum. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammal also, they all constitute the next higher category that is called the phylum. Okay, यानी जितने भी क्लास हैं, चाहे वो फिश के हो, एम्फीबियंस के हो, रेप्टाइल्स के हो, बर्ड्स के हो, साथ ही साथ मैमल्स, ये सभी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में प्लेस किए गए अकॉर्डिंग टू सम सिमिलैरिटी, एंड दैट इज कॉल्ड द फाइलम. ओके, ये जो आपका हायर कैटेगरी है इट इज कॉल्ड द फाइलम. तो आपने पहले भी जाना है कि जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में बढ़ते जाते हैं तो हमारी सिमिलैरिटी कम हो जाती है, डिसिमिलैरिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सिमिलैरिटी द ऑल द क्लासेस कंप्राइजिंग टुगेदर and put in a single phylum. So all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system also. Okay, तो इनको क्यों एक ही फाइलम में रखा गया? क्योंकि ये जितने भी क्लास थे इन सभी ऑर्गेनिज्म में एक पिकुलियर कॉमन फीचर दिखाई दिया कि सबकी बॉडी में जो है वो नोटोकॉर्ड, बैकबोन, नर्व कोड जो है वो अवेलेबल था, प्रेजेंट था. ओके, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दिस नर्व कोड. ओके, अगर आप इवोल्यूशनरी देखो तो नर्व कोड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोकॉर्डेट्स में डेवलप हुआ था.
Urochordate is an example of aquatic organism. It is also called the lamprey or petromyzin. It is the name of that organism. Okay. इनके लार्वी में the petromyzin जो लार्वा था इस organism का, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टेल रीजन में ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रिंग लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके टेल रीजन में प्रेजेंट हुआ. ओके, सो इट इज कॉल्ड द यूरोकॉर्डेट्स. यूरो दैट मीन्स टेल. Okay, so the notochord present in tail region, that's why it is called a urochordates. तो evolutionary आप देखो कि aquatic organism में first of all urochordates में ये notochord like structure present हुआ. Okay, अब फिर बारी आती है कि क्या tail region में ही सिर्फ रहा? नहीं. Evolutionary again we have the Amphioxus or Banaloglossus organism also. It is also an aquatic organism. ये cephalochordates थे, है ना. यानी chordata जो है वो 3 सब फाइलम में डिवाइड हुआ. फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा, second one is cephalochordata, and the third one which is most recent that is the vertebrata. Okay, तो जो second one था cephalochordata, उसके head region में, उस organism के head region में, that means जो Banaloglossus था और Amphioxus, it's same organism having two name. ओके, तो इसके हेड रीजन में, सिफेलिक रीजन में ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल रीजन में था. नाउ इन सिफेलोकॉर्डेट्स इट प्रेजेंट इन टेल रीजन एज वेल एज इन हेड रीजन आल्सो. इफ वी टॉक अबाउट द वर्टिब्रेटा व्हिच इज द मोस्ट रीसेंट कॉर्डेट, तो इसमें क्या हुआ कि जो थोरैक्स पार्ट ब्लैंक था इस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से वो भी फुलफिल हो गया एंड नाउ इट बिकेम वर्टिब्रेटा. और द ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉल्यूम थे वहीं से इवोल्यूशनरी प्रिमिटिवली जो है वो स्टार्ट हुए जनरेट होना. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द कॉर्डेटा. तो ये जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, इन सब में यही एक सेम पिकुलियर फीचर है जिसके अकॉर्डिंग इनको एक ही फाइलम में कैटेगराइज किया गया. ओके, एंड दैट फाइलम इज द कॉर्डेटा, है ना. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो न्यूरल सिस्टम, आपकी जो हमारे ह्यूमंस की जो बैकबोन है दैट इज आवर dorsal hollow nerve system. Okay, and it's present in fishes, amphibia and other classes also. So that's why they all considered in the same phylum, that is the chordata. तो आप पहले भी से जान चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरी में मूव होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में, तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती है और डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होती जाती है. अगर आप फिश और एम्फीबियन और रेप्टाइल, बर्ड और मैमल को कंपेयर करके देखो तो आप देखोगे कि इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. लाइक दैट अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम लोग फिश से बिल्कुल भी मॉर्फोलॉजिकली जो है वो और ब्रीडिंग हैबिट्स में भी जो है वो हम बिल्कुल सिमिलर नहीं है, है ना. सो बट we have the notochord also and they have also, so definitely that's why we all put together into the same phylum, that is the chordata. In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. और जैसे यहाँ एनिमल में हमने फाइलम को देखा कि हाँ एक हायर कैटेगरी है जिसको फाइलम कहते हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू सम फ्यू सिमिलैरिटीज वी कैन पुट टुगेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और क्लास into same taxonomic category. Same as प्लांट में यही फाइलम की जगह डिवीजन होगा और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर चाहे वो फ्यू ही हो, अकॉर्डिंग टू इट ऑल द क्लासेस असाइंड टुगेदर इनटू सेम डिवीजन. So let's discuss one question related with the categorization. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called, the option is phylum, class, order and genus. इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो या बर्ड हो, इन सबको हायर कैटेगरी में रखा गया है एक साथ कुछ सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग. सो डेफिनेटली phylum is the right one answer. This is very important question, so let's discuss. The question is find the correct sequence of taxonomic category. We have just learned about the taxonomic category of the organism. So let's take a view.
The first option is division, kingdom, genus and order. Second one is species, genus, family and order. Third one is class, order, family and division. The fourth one kingdom, class, species and order. अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पूछता है कि फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं. डिवीजन है, देन किंगडम है. इट इज रॉन्ग. स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है. ओके तो आप देख सकते हो कि जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी पुट इनटू द सेम स्पीशीज, देन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी all this group of species put together into the same genus, same as according to the similarity all the genus put together into the same family, same as according to the similarity all the family group of family put together into the same order. So definitely the right answer is the second one, species, genus, family and order. The highest taxonomical category is the kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom. जितने भी एनिमल हैं उन सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया जो कि हमारी हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, दैट इज द किंगडम. ओके जितने भी फाइलम है एनिमेलिया के, दे ऑल पुट टुगेदर इनटू वन किंगडम, दैट इज द एनिमेलिया. द वन फर्स्ट किंगडम इज द एनिमेलिया which related with the animals, and the another kingdom is the plantae, okay, which related with the plants. All different varieties, all species and phyla of the plants come in a separate kingdom, that is the plantae. The kingdom plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. Okay, so definitely plant और animal में dissimilarity बहुत ही ज्यादा है. So we can't put together into a single kingdom. So that's why we divide it into two different kingdom. The first one related with the animal. Animal kingdom में जितने भी animal है, चाहे वो unicellular हो, चाहे वो multicellular हो, चाहे वो prokaryotic हो, eukaryotic हो, उन सबको animal के ग्रुप में रखा गया, animal kingdom के रूप में रखा गया. और जितने भी plant हो, चाहे वो थाइलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, जिस भी डिवीजन के प्लांट हो, उन सबको एक सिंगल किंगडम में रखा गया जो कि हाईएस्ट कैटेगरी हुई, और वो है आपका प्लांटी. सो हमने क्या देखा इस क्लासिफिकेशन के दौरान कि जैसे जैसे हम मूव होते हैं हाईएस्ट कैटेगरी के साथ, तो डिसिमिलैरिटी जो है वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म की, कैरेक्टराइजेशन की, वो इंक्रीज होती जाती है. और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट की तरफ, तो सिमिलैरिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है. वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. सो दिस ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, द 7 स्टेप्स टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ऑल दिस. सो आप ध्यान रखना कि कैसे आपको ये लर्न करना है, सबके क्या क्या फीचर्स है. ये बहुत ही इजी है आपको, है ना. स्पीशीज से लेके किंगडम तक स्पीशीज को अकॉर्डिंग टू द सिमिलर फीचर्स अरेंज किया गया, देन स्पीशीज को जीनस में पुट ऑन किया गया अकॉर्डिंग टू द सिमिलर फीचर्स, देन अगेन ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम एंड द लास्ट वन इज द किंगडम which is the highest category for taxonomic classification. So hope you have enjoyed this session, this class, और easily आपको समझ आया होगा the classification of hierarchy of the living organism. So thank you and be a part of Stuti Academy always.